हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। कल हमने ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा था। अल्पाधिकार क्या होता है या इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और कोई जब अल्पाधिकार का एमरजेंस क्या है, यानी कि क्यों उत्पन्न होता है, किसी भी मार्केट के अंदर जो अल्पाधिकार है वो क्यों उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्राइस रेजिडिटी एंड किंग डिमांड एनालिसिस। कीमत दृढ़ता क्या होती है, या फिर हम इसको कह सकते हैं भाई स्वीजी का विकुंचित मांग वक्र का सिद्धांत। तो जो आपके पाल स्वीजी ने कीमत दृढ़ता की व्याख्या करने के लिए विकुंचित मांग वक्र के सिद्धांत की व्याख्या की है। जो प्रसिद्ध जो इकोनॉमिस्ट थे पाल स्वीजी, उन्होंने जो प्राइस रेजिडिटी है, कीमत दृढ़ता है, कीमत दृढ़ता पीछे भी हमने पढ़ा था जब इसकी ओलिगोपोली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी भाई कीमत दृढ़ता क्या होती है। तो उसी की जो आपकी कीमत दृढ़ता होती है या जो प्राइस रेजिडिटी होती है उसकी व्याख्या करने के लिए पाल स्वीजी ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको हम किंग डिमांड एनालिसिस कह सकते हैं या विकुंचित मांग वक्र। विकुंचित मांग वक्र भी इसको हम क्या बोल सकते हैं। तो इसकी जो व्याख्या थी वो 1939 के अंदर जो पॉल स्वीजी के द्वारा की गई थी। इससे पहले हम देखते हैं जो आपकी प्राइस रेजिडिटी क्या होती है या कीमती दृढ़ता क्या होती है। कीमत दृढ़ता से हमारा अभिप्राय है कि फर्म कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी, यानी कि कोई भी जो अल्पाधिकारी जो फर्म होती है वो कीमत में परिवर्तन नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से अल्पाधिकारी फर्म को कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए फर्म वर्तमान कीमत पर ही वर्तमान कीमत को ही क्या रखती है, जारी रखती है, और उसी कीमत पर अपने क्या है जो भी आपके उत्पाद है या जो प्रोडक्शन होता है उसको सेल करती है। यदि एक फर्म कीमत कम करती है तो उसकी प्रतिद्वंदी फर्म भी कीमत क्या कर देती है, कम कर देती है। हम देखते हैं जो अल्पाधिकार होता है उसके अंदर जो प्रतियोगी जो फर्में होती है, जो प्रतिद्वंदी फर्में होती है, उनके बीच में आपस में जो कंपटीशन होता है वो बहुत ही तीव्र होता है। तो इसलिए कोई भी फर्म वो क्या है अपनी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं करती। जो प्रेजेंट में जो कीमत चल रही है वस्तुओं की उसी पर वो अपना जो प्रोडक्शन है उसको सेल करती रहती है। तो अगर मान लेते हैं कोई भी जो फर्म होती है अगर कीमत कम भी कर देती है अपने प्रोडक्शन को ज़्यादा सेल करने के लिए, तो उसकी जो भी प्रतिद्वंदी जो फर्म होती है वो भी क्या करती है, कीमत को कम कर देती है। इसलिए फर्मों को कीमत कम करने से कोई भी लाभ नहीं होगा, यानी कि जब सभी फर्में कीमत कम कर देगी तो किसी भी फर्म को कोई भी लाभ नहीं होगा। अगर इसके अपोजिट में देखें, इसके विपरीत देखें, तो यदि फर्म कीमत बढ़ा देती है, यदि कोई भी फर्म कीमत बढ़ा देती है तो अन्य जो फर्में होती है वो कीमत में वृद्धि नहीं करेगी। उस फर्म के ग्राहक दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे। जो भी फर्म कीमत को बढ़ाती है उस फर्म के जो ग्राहक हैं वो दूसरी फर्म के पास चले जाएंगे, जिससे उस फर्म को क्या पड़ेगी, हानि उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई इसी को हम क्या कहते हैं, कीमत दृढ़ता कहते हैं। वह कोई भी फर्म अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करती, जो भी वर्तमान जो कीमत प्रचलित रहती है उसी पर अपना प्रोडक्शन क्या करती है, वो सेल करती है, क्योंकि ऐसा करने से फर्म को कोई भी लाभ नहीं होती। बल्कि अगर वह ऐसा करती है, कीमत के साथ छेड़छाड़ करती है, तो उसको हानि उठानी पड़ सकती है। फिर इसके अंदर जो भी आपका प्राइस रेजिडिटी या किंग डिमांड जो एनालिसिस है उसकी क्या क्या अजम्पशंस हैं या क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं, ये हम देखेंगे। जो आपके पाल स्वीजी ने किंग डिमांड जो एनालिसिस है उसकी क्या क्या मान्यताएं बताई है या क्या क्या उसकी विशेषताएं बताई है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई यदि कोई एक फर्म कीमत कम करती है, यानी कोई भी यदि एक फर्म कीमत प्राइस को रिड्यूस करती है, कम करती है, तो दूसरी फर्म भी क्या कर देगी, प्राइस को कम कर देगी। और इसके अगर अपोजिट में देखें तो अगर यदि कोई भी फर्म प्राइस को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है, तो दूसरी फर्म कीमत नहीं बढ़ाएगी। बाज़ार में एक प्रचलित कीमत है, यानी कि एक प्रिवेलिंग जो प्राइस होती है, पहले जो डिसाइड की जाती है वही क्या है, प्रचलित कीमत है मार्केट के अंदर। जो आपका सीमांत लागत वक्र है, सीमांत लागत जो वक्र है वो सीमांत आय वक्र के खाली स्थान से गुजरेगा, यानी जो डॉटेड पोर्शन होता है सीमांत आय वक्र का, उसके खाली जो स्थान होता है, डॉटेड जो पोर्शन होता है, उससे जो आपका सीमांत लागत वक्र है वो उससे होकर गुजरेगा। इसके अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं जिस प्रकार से ये आपका डायग्राम है। इसमें आपके दो डायग्राम बुक के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम ओ एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट लेते हैं और ओ वाई पर हम रिवेन्यू और कॉस्ट लेते हैं।
और इसी प्रकार इस डायग्राम में भी ओ एक्स एक्सिस पर आपका आउटपुट है और ओ वाई एक्सिस पर आपका रेवेन्यू और कॉस्ट है। ये ओ पी आपका क्या है, प्राइस लेवल है। तो इसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है हम देखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो आप डायग्राम का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम देखते हैं जो आपका डी स्मॉल डी और D1 यानी कि जो ये आपका ये जो करो है डी और D1, ये जो करो है फर्म ए का उस स्थिति में मांग वक्र है जिसमें अन्य फर्में अपनी कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं करती। यानी कि जो फर्म ए का है उस स्थिति का जो मांग वक्र है, ये दोनों आप हम देखते हैं जो ये फर्मों के डी स्मॉल डी और कैपिटल डी, ये दोनों जो आपके करो है ये फर्मों के आपके डिमांड करो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो स्मॉल डी है और D1 है, ये फर्म का उस स्थिति में मांग वक्र है फर्म ए का जब वो कोई भी फर्में हैं कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं करती, यानी कि कीमत आपकी क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो यह अपेक्षाकृत अधिक लोचदार है, यानी कि ये हम देखते हैं जो अधिक लोचदार है। जो आपका कैपिटल डी और डी डैश है उस स्थिति में फर्म का मांग वक्र है जिसमें फर्म ए द्वारा कीमत कम किए जाने पर, यानी कि जो आपका कैपिटल डी और डी डैश है वो उस स्थिति में फर्म ए का मांग वक्र है जब कीमत कम किए जाने पर अन्य फर्में भी कीमत को क्या कर देती है, कम कर देती है। ये अपेक्षाकृत बेलोचदार होता है। यानी कि जो आपका फर्म ए का जो डी और डी डैश डिमांड करो है ये तो कीमत में परिवर्तन होने से पहले का है, और जब फर्म में क्या करती है भाई, एक फर्म मान लेते हैं फर्म ए कीमत को कम कर देती है तो सभी फर्में भी क्या करती है, कीमत को कम कर देगी। तो ये उस कीमत कम करने के बाद जो आपका ये आप डिमांड फर्म ए का जो कैपिटल डी है और डी डैश है ये डिमांड करो है। अब हम देखते हैं जो सी पॉइंट है आपका, सी पॉइंट से के द्वारा बाजार में प्रचलित कीमत उत्पादन की मात्रा को प्रकट किया गया है। यानी कि जो आपका ये सी पॉइंट है उसमें जो आपकी बाजार में जो प्रचलित कीमत है, प्रचलित कीमत यहाँ पर क्या है, ओ पी है, और जो आपकी उत्पादन की मात्रा है वो आपकी ओ क्यू है। तो इसको सी पॉइंट से क्या किया गया है, प्रकट किया गया है, दर्शाया गया है। प्रचलित कीमत पर कीमत में होने वाली वृद्धि या कमी को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे अगर कीमत में कमी होती है, कोई भी फर्म अगर कीमत में कमी करती है, यदि ए फर्म वस्तु की कीमत को कम कर देती है तो उसकी प्रतिद्वंदी फर्में भी वस्तु की कीमत को क्या कर देगी, कम कर देगी, और इसके फलस्वरूप ए के उत्पादन की मांग में बहुत कम वृद्धि होगी। यानी कि हम देखते हैं अगर मान लेते हैं कोई भी फर्म है वो एक फर्म है वो कीमत को कम कर देती है तो दूसरी फर्में भी क्या करेगी, कीमत को कम कर देगी, जिससे उसकी जो मांग है उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, कम वृद्धि होगी। अन्य शब्दों में कीमत में कमी की जाने की अवस्था में जो फर्म ए का जो मांग वक्र है, जो फर्म ए का जो मांग वक्र है डी और डी डैश 1 वक्र के सी डी भाग पर द्वारा प्रकट किया जाता है। यानी कि जो फर्म ए का जो मांग वक्र डी और जो डी डैश 1 था कैपिटल, उसका जो मांग वक्र होगा फर्म का वो सी और डी डैश भाग के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। यानी कि अगर कीमत मान लेते कोई फर्म, पहले तो ये था अगर कीमत कम कर देगी तो उसका जो फर्म ए का जो मांग वक्र है वो सी और डी डैश के द्वारा क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अब हम मान लेते हैं कोई भी फर्म क्या है, कीमत में वृद्धि कर देती है। यदि फर्म ए अपने उत्पादन की कीमत को बढ़ा देती है तो उसके प्रतिद्वंदी अपनी कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं ए फर्म कीमत को बढ़ा देती है तो उसके जो भी प्रतिद्वंदी हो गया, जो फर्में होगी वो कीमत को नहीं बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से इस अवस्था में जो फर्म का मांग वक्र है वो लोचदार मांग वक्र डी सी भाग द्वारा, यानी कि जो स्मॉल डी है ये है, डी सी भाग द्वारा क्या किया जाएगा, प्रकट किया जाएगा। यानी कि जब कीमत में ए फर्म कीमत में कमी कर देती है तो उसका डिमांड करो वो क्या होगा, सी और डी डैश होगा कैपिटल, और जब कीमत को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है, तो फर्म का जो मांग वक्र होगा ए का वो सी और डी के द्वारा प्रकट किया जाता है। मान लेते हम देखते हैं जो आपका डिमांड करो होगा फर्म ए का वो क्या होगा, इसमें एक प्रकार से किंग्ड, यानी कि इसमें एक प्रकार से जो आता है किंग्ड आ जाता है। जैसे आपका ये सी और डी और आपका ये सी और डी डैश। तो अब हम देखते हैं जो फर्म ए का जो डिमांड करो वो क्या हो जाएगा, डी और कैपिटल डी डैश। ठीक है,
जैसा कि फिर हम देखते हैं भाई इसके अंदर ये था आपका जो है प्राइस मूव्ड मैचड। यहाँ पर जो आपके प्राइस है वो क्या करते हैं, मैचड करते हैं एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर जो प्राइस है वो मैचड नहीं करते। अब सेकंड जो पार्ट है आपका डायग्राम का, उसके अंदर हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमने ये पहले आपको बता दिया भाई, जो आपका ओपी है वो प्राइस लेवल है, ओक्यू है ये आउटपुट लेवल है। अब हम जो फर्म ए का जो डिमांड करो है वो हमने इस डायग्राम में देखा, जैसे भाई डी और डी डैश वन, तो ये स्मॉल डी और कैपिटल डी डैश वन ये फर्म का क्या है, आपका डिमांड करो है फर्म ए का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जो आपका सी पॉइंट पर यहाँ पर आ जाता है किंग्ड आ जाता है डिमांड करो में, तो इसी को हम बोलते हैं किंग्ड डिमांड करो। तो इस प्रकार से ये जो डिमांड करो ये आपका किंग डिमांड करो है। तो बी से हम देख सकते हैं भाई, जो जो फर्म का जो मांग वक्र है, फर्म का जो मांग वक्र है डी सी डी, इनके जो फर्म का जो डिमांड करो होगा डी सी और डी डैश होगा। इसके बिंदु सी पर विकुंचन अर्थात कोना हो जाता है, यानी कि इस पॉइंट जो डिमांड करो इसके पॉइंट सी पर विकुंचन यानी कि किंक हो जाता है या इसका कोना हो जाता है, जहां मांग वक्र का ढलान तेजी से परिवर्तित होता है। यानी कि पहले जो आपका डिमांड करो का ढलान इस प्रकार था और फिर आपका डिमांड करो का ढलान इस प्रकार से हो जाता है। विकुंचित मांग वक्र स्मॉल डी सी और डी डैश का प्रचलित कीमत से ऊपर का जो भाग है, यानी कि जो इसका ऊपर का जो भाग है ये जो डी और सी अधिक लोचदार है, और जो निचला भाग है वो क्या है, कम लोचदार है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, जैसे डायग्राम के अंदर हम देखते हैं वह जो आपकी ये जो आपकी एम आर है ए बी और ई ए बी और ई आपकी ये क्या है, एम आर है। मार्जिनल जो आपकी रेवेन्यू होती है ये आपकी क्या है, ए बी ई एफ, ये क्या है, सीमांत आय वक्र है, जिसके दो भाग हैं, एक तो आपका ए पार्ट है और एक ए बी पार्ट है और एक ई एफ पार्ट है। जैसे कि हमने पीछे बताया था भाई, जो आपका एम आर करो है वो क्या करता है, वो इसके जो एम सी करो है वो क्या है, एम आर करो के खाली भाग से क्या करता है, गुजरता है। तो इसी प्रकार से ये जो आपका एम सी करो है ये एम सी है, ये एम सी वन है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों एम सी जो सीमांत लागत वक्र है ये एम आर करो के खाली भाग से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से इसके दो पार्ट है, ए और बी, ई और एफ। ए बी भाग मांग वक्र के डी सी भाग के अनुरूप है, यानी कि जो आपका ए बी जो एम आर का जो ए बी भाग है वो इसके डी सी भाग के अनुरूप है, और जो ई एफ भाग है वो सी और डी वन भाग के अनुरूप है। प्रचलित कीमत के ऊपर तथा नीचे के भाग की मांग की लोच में अंतर होने के कारण, यानी कि जो आपकी प्रचलित कीमत है उसमें जो आपकी मांग की लोच में अंतर है, यानी कि यहाँ पर मांग की लोच अधिक है, यहाँ पर कम है, तो इन दोनों में अंतर होने के कारण जो आपका सीमांत आय वक्र है वो क्या है, दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है, जैसे ए और बी, ई और एफ। तो इस प्रकार से ये आपका ये एम सी है, हमने पहले बताया था, जो आपकी एम सी करो है वो क्या है, जो आपका एम आर का जो खाली पार्ट होता है उसके अंदर से गुजरता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं प्राइस रैजिडिटी के अकॉर्डिंग, भाई आपकी कीमत दृढ़ता किस प्रकार से इन डायग्राम के थ्रू हम शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपकी कीमत दृढ़ता की व्याख्या भी हम किंग डिमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। एक तो इसके अंदर आता है मांग पक्ष के द्वारा व्याख्या, डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन, और एक होती है आपकी सप्लाई साइड एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिमांड साइड एक्सप्लेनेशन, मांग पक्ष द्वारा व्याख्या। विकुंचित मांग वक्र से प्रकट होता है कि कीमत में किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन हानिकारक होगा, यानी कि जो आपका किंग्ड जो डिमांड करो होगा उससे शो होता है भाई, जो जब भी हम कीमत में परिवर्तन करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हानिकारक होगा या उससे हानि होगी। यदि फर्म अपनी वस्तु की कीमत बढ़ा देती है तो काफ़ी क्रेता उसका उत्पादन खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि अन्य फर्में अपने उत्पादन की कीमत नहीं बढ़ाएंगी। इसके विपरीत यदि वह कीमत कम कर देती है तो फर्म की बिक्री में बहुत थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि अन्य फर्में भी अपने उत्पादन की कीमत को क्या कर देगी, कम कर देगी। तो यदि कीमत कम किए जाने के फलस्वरूप फर्म के कुल आय, यानी कि जो फर्म की जो टोटल रेवेन्यू है बढ़ते हैं, तो उसकी लागतों में होने वाली वृद्धि उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, यानी कि उनकी लागतों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यदि फर्म की मांग वक्र, जो आपकी फर्म की मांग वक्र है सी और डी डैश भाग बेलोचदार है, तो फर्म के लाभ अवश्य क्या होंगे, कम होंगे। कीमत
कीमत में की जाने वाली कमी के कारण फर्म के कुल आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परंतु उत्पादन की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पादन लागत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त फर्म ए द्वारा कीमत कमी किए जाने के फलस्वरूप कीमत युद्ध आरंभ हो जाता है। अगर कोई भी फर्म अगर कीमत कम कर देगी तो उससे जो फर्में होती हैं उनके बीच में जो प्राइस वार है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके फलस्वरूप फर्म ए द्वारा बेची जाने वाली मात्रा बढ़ने के स्थान पर कम हो सकती है, क्योंकि दूसरी फर्में भी कीमत में और अधिक कमी कर सकती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रचलित कीमत पर फर्मों में को संतोषजनक लाभ मिल रहे हो तो उसके लिए कीमतों में परिवर्तन करना लाभदायक नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने जो आपकी प्राइस रैजिडिटी इसकी डिमांड साइड देखी हुआ, कोई भी फर्म है उसको प्राइस में चेंज नहीं करना चाहिए, अपने प्राइस को कम नहीं करना चाहिए। अगर वो ऐसा करती भी है तो उसको इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं भाई जो आपका प्राइस जो रैजिडिटी है उसका सप्लाई साइड से एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। गैर गठबंधन अल्पाधिकार में यानी कि जो नॉन क्लिश्यू अल्पाधिकार होता है, गैर गठबंधन का मतलब है जो फर्में होती हैं उनके बीच में कोई भी गठबंधन नहीं होता, तो कीमत दृढ़ता की व्याख्या पूर्ति या लागत पक्ष के द्वारा भी की जा सकती है। विकुंचित मांग किंग डिमांड करो के अनुरूप सीमांत आय वक्र का टूटा हुआ जो MR है वो क्या होता है, टूटा हुआ होता है। यानी कि जो विकुंचित मांग वक्र के अंदर हम देखते हैं जो आपका MR है वो क्या होता है, टूटा हुआ होता है, वो दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों की जो मांग की लोच है वो अलग अलग है। इससे ज्ञात होता है कि यदि MC वक्र MR वक्र के टूटे हुए भाग से गुजरता है, तो जो आपका MC वक्र है अगर MR वक्र के टूटे हुए भाग से गुजरता है तो लागत में होने वाले परिवर्तन का वस्तु की कीमत और उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आपका अगर MC वक्र है जो अगर इसके टूटे हुए भाग से पड़ता है तो लागत में जो परिवर्तन होगा उसका कीमत पर और उत्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चित्र B से स्पष्ट हो जाता है कि सीमांत लागत वक्र में खिसकाव के कारण MC वक्र के खिसकर MC1 हो जाने से, यानी कि इसमें खिसकाव के कारण जो आपका MC वक्र है वो आपका MC1 हो जाने पर वस्तु के उत्पादन तथा कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यानी कि देखते हैं हम जो आपका MC करो है वो पहले ये था, उसके बाद इसमें खिसकाव आ जाता है या शिफ्ट हो जाता है MC1 पर, तो प्राइस और आउटपुट आपका वही रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। वस्तु की कीमत OP है तथा उत्पादन भी आपका OQ ही है। तो इस प्रकार से ये हमने आपकी सप्लाई साइड है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी क्या क्या जो आपकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमने किंग डिमांड जो एनालिसिस किया है उसकी क्या क्या आलोचनाएं हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं भाई यह कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करता, यानी कि जो किंग डिमांड करो है ये कीमत निर्धारण की व्याख्या नहीं करता, ये हमें ये नहीं बताता भाई किस प्रकार से जो आपकी अल्पाधिकारी के अंदर कीमत का निर्धारण किया जाता है। विकुंचित मांग वक्र की आलोचना इसलिए भी की जाती है क्योंकि अल्पाधिकारी कीमत के निर्धारण की व्याख्या नहीं करती। इससे केवल यह ज्ञात होता है कि अल्पाधिकारी फर्मों को यदि असंतोषजनक लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो वे प्रचलित कीमत में परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए जो भी आपकी अल्पाधिकारी जो फर्म होती है उसमें जो आपकी प्राइस का जो है डिटर्मिनेशन नहीं किया जाता, निर्धारण नहीं किया जाता, क्योंकि जो प्रचलित कीमत होती है उसी पर ही वो क्या करती है, अपना प्रोडक्शन को बेचती है। फिर इसके अंदर आती है गलत मान्यताएं। जो भी हमने इसकी 4 या 5 जो मान्यताएं की हैं वो भी क्या है, इसकी रॉन्ग अजम्पशंस हैं। विकुंचित मांग के सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रतिद्वंदी फर्में कीमत में कमी होने पर कीमत कम कर देगी, परंतु कीमत के बढ़ने पर वे कीमत नहीं बढ़ाएंगी। यह मान्यता अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं होती। अल्पाधिकारी कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि अल्पाधिकारी के अंदर हम देखते हैं जो कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जैसे 1970 या 80 के अंदर जो मुद्रास्फीति की अवधि में अल्पाधिकारी फर्मों ने कीमतों में काफ़ी वृद्धि की थी। कीमतों में होने वाली वृद्धि से ज्ञात होता है कि कीमतों की दृढ़ता वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है गैर कीमत प्रतियोगिता की अवहेलना। जब आपकी अल्पाधिकारी जो फर्में होती हैं उनके अंदर जो क्या होती है, गैर कीमत प्रतियोगिता, यानी कि कीमत तो सेम रहती है लेकिन गैर कीमत प्रतियोगिता उनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसमें जो आपकी गैर कीमत जो प्रतियोगिता अल्पाधिकारी जो फर्मों के बीच में होती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो गैर कीमत प्रतियोगिता हमने जब आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ा था उसमें भी बताई थी जो गैर कीमत प्रतियोगिता क्या होती है। जो फर्में होती है अपने उत्पादन को बेचने के लिए, उसी कीमत पर अपने उत्पादन को बेचने के लिए प्रोडक्ट के साथ कुछ एक्स्ट्रा जो वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, उनको गिफ्ट के रूप में देती है जो अभी आपके ग्राहक होते हैं। तो इस प्रकार से उनके बीच में जो गैर कीमत प्रतियोगिता वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो उसकी अवहेलना इसके अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रतियोगी
प्रतिक्रिया की अवहेलना। विकुचित मांग वक्र विश्लेषण प्रतियोगी प्रतिक्रियाओं की अवहेलना करता है। बोमल के अनुसार विकुचित मांग वक्र का विश्लेषण यह नहीं बताता कि अल्पाधिकारी फर्म जो कीमत वसूल कर रही है उसकी परिवर्तनशीलता उस फर्म के अपने प्रतियोगियों की प्रतिक्रियाओं के ढांचे के बारे में विचार पर निर्भर करती है। यानी कि जो भी उनके अंदर जो प्रतियोगी क्या प्रतिक्रिया होगी, अगर कोई भी फर्म मान लेते हैं कीमत को कम करती है ज़्यादा करती है तो उसके जो प्रतिद्वंदी जो फर्में होगी उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है।